हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के लॉ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। जैसा कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेकर अब तक टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। उनमें से ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अमेंडमेंट्स की बात की गई है उसका जो प्रोविज़न है वो दिया गया है आर्टिकल 368 में। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 3 प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ये पहला है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट हैं और क्या क्या चीज़ें उनमें ऐड की गई है और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि हुआ था 1951 में। और इसमें जो सबसे पहला है 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जो कि प्रोटेक्ट करता था लैंड रिफॉर्म को और अदर लॉ को फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू से। मतलब कि अगर कोई लॉ इस शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है 3 रिस्ट्रिक्शन और ऐड किए गए थे फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, जो कि थे पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जो कि दिया गया है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में। उसके बाद स्टेट को एम्पावर किया गया था कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं उनके लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न वो बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीधा 7th अमेंडमेंट के बारे में, जो कि हुआ था 1956 में। इस अमेंडमेंट में बात की गई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट की फॉर 2 और मोर स्टेट, मतलब 2 से ज़्यादा जो है स्टेट के लिए जो है एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो अलग अलग स्टेट हैं उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद जो है स्टेट को जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया गया था और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। उससे पहले जो है स्टेट जो है पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, 4 कैटेगरी में डिवाइडेड थे स्टेट, उनको हटा दिया गया था। इसके बाद जो है हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो यूनियन टेरिटरी तक भी एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है इनका भी प्रोविज़न ऐड किया गया था। इसका ये रीज़न ये है कि जब हाई कोर्ट का काम बढ़ जाता है तो इसके लिए एडिशनल और एक्टिंग जज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उस बर्डन को कम करते हैं। इसके बाद सीधा हम बात करेंगे 24th अमेंडमेंट की। 24th अमेंडमेंट जैसा कि हम जानते हैं 1971 में आया था और इस टाइम जो है इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में, और इसको लाने का मेन मकसद था कि पार्लियामेंट की पावर को वाइड करना। तो इस वजह से जो है इन्होंने इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट को की जो पावर है, अमेंडमेंट पावर, उसको बढ़ा दिया और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को जो है पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है अमेंडमेंट पावर के अंडर में। और दूसरा जो है प्रेसिडेंट को अगर कोई अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया जाएगा तो उसमें उनको एसेंट देना कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करेंगे 33rd अमेंडमेंट की, जो कि हुआ था 1974 में। इस अमेंडमेंट में जो भी एमपी और एमएलए जो हैं अपना रेजिग्नेशन देंगे स्पीकर और चेयरमैन को, उनको सेटिस्फाई अगर लगेगा कि वो रेजिग्नेशन वॉलेंट्री है और जेन्युइन है तभी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसका ये प्रोविज़न आया था। उसके बाद आया था 39th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1975 में। और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि डिस्प्यूट रिलेटिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर को जो है उनको बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी, मतलब इनका कोई भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसमें जुडिशरी किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके लिए एक अलग बॉडी होगी, अलग अथॉरिटी होगी जो कि अपॉइंट की जाएगी और वो जो है उस मैटर को सॉर्ट आउट करेगी, उस मैटर को एडजुडिकेट करेगी। ये जो अमेंडमेंट है मेनली जो है इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन जो है 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया था तो उसके बाद ये अमेंडमेंट लाया गया था। अब हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये अमेंडमेंट जो है का मेन जो पर्पस था वो था टू गिव इफेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये जो है कमेटी का नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
तो इस अमेंडमेंट में सबसे पहले जो है 3 वर्ड जो हैं वो प्रेम्बल में ऐड किए गए थे, जो था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसमें चीज़ें ऐड की गई थी, और वहीं जो 44th अमेंडमेंट है उसमें चीज़ें हटाई गई थी। तो जब एग्ज़ाम में अगर कुछ आए और जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो ये एल्गोरिदम लगा कर भी आप जो है अपने आंसर को दे सकते हैं। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी बाय द सिटीज़न, जो कि पार्ट 4A में जो ऐड की गई थी, और आर्टिकल 51A में जो है आपको देखने को मिलेगी, जो 10 उस टाइम ऐड की गई थी, अभी जो है वो टोटल 11 हैं। ठीक है, इसके बाद जो है प्रेसिडेंट को है बाउंड किया गया था एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट जो भी एडवाइस देंगे वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया था कि उसको माननी ही माननी है। उसके बाद जो है ये सेंट्रल को जो है पावर जो है उसको बढ़ा दी गई थी, और सेंटर के पास ये पावर थी कि वो आर्मी डिप्लॉय कर सकता है एनी स्टेट में अगर टू डील विद द ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है तो वहाँ पे जो है उस सिचुएशन को डील करने के लिए वो वहाँ पर वो सेंटर जो है आर्मी अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो है 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से हटाकर जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, जो था एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड्स, weight and measures and administration of justice, and constitution and organization of all courts except the Supreme Court and the High Court। ये जो सारे 5 प्रोविजंस हैं, 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको स्टेट से लिस्ट से हटाकर जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। इसका मतलब कि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट की, जो कि आया था 1978 में। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जो 42nd अमेंडमेंट है और 44th अमेंडमेंट है, इन दोनों का ईयर याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किस ईयर में आया था। तो 44th को याद रखने के लिए आप 4 + 4 = 8 याद रखिएगा कि 78 में आया था, और 42nd 4 + 2 = 6 जो है इसको आप ऐसे याद रखिए कि वो 1976 में आया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो सबसे पहले है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर दी गई थी कि वो जो कैबिनेट की तरफ से जो भी एडवाइस आए उसको जो है रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकता है, लेकिन अगर रिकन्सिडरेशन के बाद भी वो फिर से वापस आती है तो वहाँ पर उसको वो बाउंड होंगे उस एडवाइस को मानने के लिए। उसके बाद है रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म रिबेलियंस। यहाँ पर जो है जैसा कि हम जानते हैं उस टाइम जो है एक नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो उस वक्त की जो है प्राइम मिनिस्टर थी। इसलिए जो है इस जो पावर का, इस जो वर्ड का बहुत मिसयूज़ हुआ था उस टाइम, इसलिए इसको हटाकर जो है आर्म रिबेलियन कर दिया गया। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकता है जब उसको रिटन रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट मिले। ठीक है, उसके बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें से डिलीट कर दिया गया था, और फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे एक लीगल राइट कर दिया गया था। जैसे कि हम ये आप जानते हैं कि आर्टिकल 300A जो है उसमें जो है अभी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ऐड है एज ए लीगल राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट में वो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था, और इसको एज ए एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर हैं उनको डिसक्वालिफिकेशन के लिए एक मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट जो है एक का जो प्रोविज़न है वो ऐड किया गया था, जो कि और 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, जो कि इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देता है। उसके बाद हम बात करेंगे 61st अमेंडमेंट की, जो कि हुआ था 1989 में। 61st अमेंडमेंट में जो है जो वोटिंग का जो राइट है, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोटिंग का, वो उसकी जो एज लिमिट थी वो 21 से हटाकर जो है 18 कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि आया था 1992 में। इसमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन ऑफ पंचायत राज की बात की गई थी, और इसमें जो है एक नया पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9, और एक नया शेड्यूल 11 शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे पंचायत राज से रिलेटेड, जो कि बात करते थे कि जो भी मतलब विलेज एरिया होगा वहाँ पे जो है पंचायत सिस्टम जो है इस्टेब्लिश की जाएगी, उसके कैसे अपॉइंटमेंट होगा, उनका कैसे रिमूवल होगा, वो कैसे काम करेंगी, वो सारी चीज़ें इस जो है अमेंडमेंट के बाद से
आई थी। उसके बाद जो है 74th अमेंडमेंट भी इसी ईयर 1992 में आया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करता है, और उसमें जो है पार्ट 9A ऐड किया गया था, और जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। जैसे कि हम जानते हैं मेयर और काउंसलर ये सब जो है अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर होती हैं, और उसके लिए जो है एक 12th शेड्यूल ऐड किया गया, जो कि 18 फंक्शनल आइटम्स जो हैं म्यूनसिपैलिटीज़ की वो उनको ऐड किए गए थे उसमें। अब हम बात करते हैं 76th अमेंडमेंट की। 76th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1994 में लाया गया था। इसका मेन पर्पज़ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो है जो डिसीजन था रिजर्वेशन के ऊपर कि 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसको एबॉलिश करना, और तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को जो है मतलब इन्फोर्स में लाना, उसको 9 शेड्यूल में ऐड करके, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देना जुडिशल रिव्यू से, ठीक है, जो कि बात करता था 69% रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पार्ट्स इन द स्टेट सर्विस, ठीक है। उसके बाद आता है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, ठीक है। इसके एक साल की बाद ही जो है 77th अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है इन गवर्नमेंट जॉब फॉर एसटीज एंड एससी, और इसका जो मेन पर्पस था वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, ठीक है, कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन उनको जो है नलीफाई करना, और इसके लिए जो है उसने ऐड किया आर्टिकल 16(4)A। तो आर्टिकल 16(4)A जो कि बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो आया था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, और जिसका मेन पर्पस था सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको नलीफाई करना। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हुआ था 2002 में। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में अमेंडमेंट किए थे, जो कि रिलेटेड था चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था वो किया गया था आर्टिकल 21A, जो कहता है कि स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो होंगे उनको स्टेट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर है दिया गया है आर्टिकल 45 में, उसमें कुछ चेंजेस किए थे, और उसमें कहा गया कि जो स्टेट है वो इंडेवर करेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने की चिल्ड्रन को टिल ही कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल तक जब तक वो बच्चा जो है अपनी उम्र जो है कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो स्टेट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी कि जिसमें जो है जो भी सिटीज़न है इंडिया के, और जो पेरेंट हैं, मतलब उनमें जो पेरेंट्स और गार्जियन हैं, उनके ऊपर एक जो है ड्यूटी इम्पोज की गई थी कि वो जो है अपने जो बच्चे होंगे जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के हैं, उनको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे फॉर एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट एक्ट में, किस लिए, एक बच्चे जो 14 साल तक का बच्चा है उसको अच्छे तरीके से एजुकेशन जो है प्रोवाइड हो और उसकी सही तरीके से केयर की जाए। उसके बाद बात करते हैं हम 91st अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि 2003 में आया था। 91st अमेंडमेंट एक्ट जिसमें जो है वो जो मिनिस्टर्स हैं उनके नंबर्स की बात करता है। ये कहता है कि जो है जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे टोटल मेंबर ऑफ दी लोकसभा। मतलब जितना भी स्ट्रेंथ होगी लोकसभा में, सपोज मान लीजिए कि लोकसभा में 100 लोग हैं, अपॉइंट होकर आए हैं 100 लोग, तो उसमें 15% यानी कि 15 लोग जो हैं उनके उससे ज़्यादा मिनिस्टर जो हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर होंगे, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे भी सेम जो है 15 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे मिनिस्टर, ठीक है। और इसमें जो है एक लेस देन की बात करता है कि लेस देन 12 नहीं होने चाहिए, ठीक है। 15% की बात करता है यहाँ पर, लेकिन जो मेंबर होंगे वो लेस देन 12 नहीं होने चाहिए। और इसने ऐड किया आर्टिकल 164 सब क्लाउज 1A, ठीक है। उसके बाद इसने एक और प्रोविज़न ऐड किया गया 10th शेड्यूल का, जो पारा 3 है उसको एबॉलिश किया, जो कि बात करता था कि 1/3 अगर मेंबर जो स्प्लिट कर जाते हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो ये जो प्रोविज़न था पारा 3 और 10th शेड्यूल का, उसको भी जो है इसने एबॉलिश कर दिया। इसके बाद जो है हम बात करेंगे 93rd अमेंडमेंट की।
93rd अमेंडमेंट जो है वो एम्पावर करता था स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडेड और अनएडेड हो चाहे कुछ भी हो, और बट एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो है अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट PA इनामदार और TMA पाई फाउंडेशन में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे और जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, चाहे एडेड हो चाहे अनएडेड हो, उसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन SC ST और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दिया जाएगा। उसको जो है नलीफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, जिसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना एक फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19C के अंदर दिया गया था। इसको फिर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बनाया गया, उसको और ऐड किया गया आर्टिकल 43B, और इसको जो है पार्ट एक 9B ऐड किया गया, जो कि पूरा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे उसको रन किया जाएगा, क्या क्या फंक्शन होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिटेल में जो है वो उसके लिए बात करता है पार्ट 9B, जो कि आर्टिकल 243ZS से लेकर 243ZT तक दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 101 अमेंडमेंट की, जो कि हुआ था 2016 में, और जिसने इंट्रोड्यूस किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो कि कंज्यूम की जाती है मतलब पब्लिक के द्वारा, उसके ऊपर लगने वाला एक टैक्स है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक तरह से वसूलती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पास हुआ था। इसमें जो है इंसर्ट किया गया आर्टिकल 338B 338B, जो कि बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। उसका कैसे कंपोजिशन होगा, उसके क्या मैंडेट्स होंगे, क्या फंक्शन होंगे, और उनके वेरियस ऑफिसर्स के बारे में बात करता है कि उनकी कैसे अपॉइंटमेंट होगा और कैसे वो काम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 की, जो कि 2019 में हुआ था। इसका मेन पर्पस था रिजर्वेशन प्रोवाइड करना जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है 10% रिजर्वेशन जो है इन सेक्शन के जो लोग हैं, मतलब इस सोसाइटी के जो लोग हैं उनको मिलने लगा एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट में। और इसके बाद जो है 2 प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, 15 सब क्लाउज 6 और 16 सब क्लाउज 6। ओके, इसके बाद जो हमारा आखिरी अमेंडमेंट जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2020 में हुआ है, वो हुआ है हमारा जो है 104 अमेंडमेंट। 104 अमेंडमेंट जो है वो बात करता है 10 साल जो है 10 साल जो है ST SC के रिजर्वेशन को बढ़ाने की, जो कि पहले 70 साल तक था, अब 80 साल तक हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है लीगल अपडेट्स की जो न्यूज़ है वो डालता रहता हूँ। जिस किसी को भी वो ग्रुप ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक से ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।